जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है एलकेजी एकेडमी में। आज आपको पढ़ाते हैं कक्षा 10 एसएसटी के लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर संसाधन एवं विकास। तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं मैं वो करवाए दे रहा हूँ। आप इनको एक दो बार वीडियो को अच्छे ढंग से देख लो। आपका कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। आप सभी प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे लिख के आओगे। तो पहला प्रश्न लिया है, आइए बात करते हैं। पहला प्रश्न लिया है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का आर्थिक उपयोग कैसे हुआ। तो देखो, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास, तो किसी भी देश का किसी भी क्षेत्र में अगर आप विकास करना चाहते हो तो उसका आर्थिक विकास करने के लिए आपके पास में संसाधन है, राइट। अब जैसे संसाधन तो हैं लेकिन उन संसाधन को निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है, उन्हें बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है मान लो, या संस्थाएं नहीं है, तो आर्थिक विकास नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है हम अगर आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो हमारे पास संसाधन भी होने चाहिए, प्रौद्योगिकी भी होनी चाहिए और संस्थाएं भी होनी चाहिए। अर्थात संसाधन और प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, इन तीनों चीज़ों की जब ज़रूरत, तीनों चीज़ें जब एक साथ में प्रयोग होती हैं अच्छे ढंग से, तभी किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास हो पाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि उत्तराखंड के पास जल और वन हैं लेकिन उसके पास अच्छी प्रौद्योगिकी न होने के कारण उसका आर्थिक विकास नहीं हो पाया। वहीं अगर स्विट्ज़रलैंड को देखोगे तो उसके पास जल और वन, यही दोनों क्या है, संसाधन है, और लेकिन उसके पास प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, तो आज वो उसने अपना विकास कर लिया, उसका आर्थिक विकास हो गया। जैसे कि गुजरात और राजस्थान में क्या है कि अगर हम सोलर पैनल लगाएं, पवन चक्की लगाएं तो बिजली तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोलर पैनल लगाना और बिजली पवन चक्की लगाना बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है, तो यहाँ लगा नहीं पा रहे हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या आर्थिक विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे कि H2O है, तो H2O से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट ईंधन बन सकता है, ऑक्सीजन तो आप जानते ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण ही हम संसाधनों का क्या कर सकते हैं, आर्थिक उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है और संसाधन है तब भी वो किसी काम के नहीं है। और साथ साथ में तीनों चीज़ें जब बैलेंस होती हैं तभी किसी देश का विकास हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि बिना प्रौद्योगिकी के कोई आर्थिक विकास नहीं हो सकता है, राइट दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखो, मृदा अपरदन का एक्चुअली में क्या मतलब है उसे अच्छे से समझो। देखो दोस्तों, मिट्टी का कटना या बहना मृदा अपरदन कहलाता है। अब एक्चुअली में मृदा अपरदन होने से ही मृदा बनती भी है, मृदा का बनना भी होता है, और मृदा के बनने से ही मृदा अपरदन होता है। लेकिन अगर ये प्राकृतिक तौर पर होता है तो वो सिचुएशन बैलेंस रहती है। बट जब कोई मानव अपने फ़ायदे के लिए ये करता है या पेड़ काटता है तो वहाँ पर मिट्टी कटती और बहती है, वो मृदा अपरदन नुकसानदेह होता है, राइट। अब समझो कि मृदा अपरदन क्यों हो रहा है, इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो भौतिक कारण है, एक मानवीय कारण है। भौतिक कारण क्या है कि जैसे मान लो ढाल वाली जगह है जितनी, राइट, तो वहाँ पर बारिश हुई तो पानी के साथ, पानी जब तेज़ी से बहता है तो साथ में मिट्टी भी बह जाती है। यानी ढालों पर जो मृदा अपरदन हो रहा है वो समतल की अपेक्षा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, समतल में कम हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा मूसलाधार वर्षा हो तो भी मिट्टी कटेगी, उसे भी मृदा अपरदन कहते हैं। आंधी अगर आए तो मिट्टी, जो सूखी हुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी होती है, वो मिट्टी उड़ेगी। अब उड़ेगी, वो भी तो मृदा अपरदन हुआ। तो आंधी आने से मिट्टी का उड़ना भी मृदा अपरदन कहलाता है। ये सब कैसे कारक हैं, ये सब भौतिक कारक हैं। अब देखो, मानवीय कारक, जैसे मान लो कहीं पर बहुत ज़्यादा पशुचारण हो रहा है तो पशुचारण होने से वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, जानवरों के पैरों से मुलायम हो जाती है, मतलब वो कट जाती है, फिर हवा चलती है तो वो उड़ती है, राइट। साथ साथ में अगर तेज़ी से बारिश हो तो भी वहाँ से मिट्टी क्या होती है, बहना शुरू हो जाती है। अगर वृक्षों का काटना, वृक्ष अगर काट लिए जाएंगे तो वृक्ष की जड़ें जो होती हैं मिट्टी को क्या करती हैं, पकड़े रहती हैं। अब वृक्ष ही काट लिए गए तो वहाँ तो मिट्टी अब बहना फिर शुरू हो जाएगी। तो वृक्ष काटना ही एक कारण बन जाता है मृदा अपरदन होने का। गलत तरीके से खेत की जुताई करना, अब खेत की गलत तरीके से जुताई अगर करी जाएगी तो भी सिस्टमेटिक ढंग से उसमें नालियाँ सही बन नहीं पाएंगी और मृदा का अपरदन होगा। जब बारिश तेज़ी से होगी
तो पानी तो ढाल की तरफ बहेगा और जो मिट्टी है वो बह जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा खनन किया जाए, राइट, अब जैसे खनन किया करने के लिए मान लो कोयला निकालने के लिए किसी भी चीज़ का अच्छे खनिज पदार्थ को निकालने के लिए ज़मीन खोदी गई, मिट्टी खोदी गई, तो अगर उस मिट्टी को खोदने के बाद सही उस गड्ढे में जमा नहीं किया गया तो जब हवा चलेगी या बारिश होगी तो मिट्टी तो कट कट के जाएगी। यही तो मृदा अपरदन है। अब मृदा अपरदन को अगर आप रोकना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो पशुचारण रोकना पड़ेगा, राइट। वृक्षों के काटने की बजाय वृक्षों को लगाना पड़ेगा और खनन को करने की बजाय खनन को रोकना पड़ेगा। सही तरीके से खेत की जुताई करनी होगी, राइट। साथ साथ में जो ढालदार जगह हैं उनको सीढ़ीदार खेतों में बदल लेना है। तो ऐसे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। साथ में एक बात बहुत ध्यान रखना, पर्वतों पर जो मृदा अपरदन होता है वो हिमनद के कारण होता है। अर्थात हिमनद का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टान होते हैं, जब वो पिघलते हैं तो पानी के साथ में वहाँ से मिट्टी कट कट के आने लगती है। वो तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण कौन है? हिमनद। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब समझते हैं दोस्तों, मिट्टी से आप क्या समझते हैं? भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा जरूर 6 नंबर में। तो देखो, मिट्टी क्या है? मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कभी आप मिट्टी में गेहूँ उगा लेते हो, कभी मक्का, कभी धान, तो ये बार बार मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। अब देखो, मिट्टी में आप क्या करते हो? मिट्टी में आपने पेड़ लगाया तो पेड़ से क्या होगा? पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसी भोजन से हमें भी भोजन मिलता है। तो अगर पौधे ही नहीं होंगे मिट्टी पे तो हमें भोजन नहीं मिल पाएगा। अर्थात पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, अपना ही भोजन नहीं बना पाएंगे, तो हमें क्या भोजन मिलेगा? अब देखो, इसी मिट्टी का निर्माण हुआ किससे? तो चट्टानों से हुआ। चट्टान घिस घिस के, कट कट के छोटे छोटे टुकड़ों में बटे, हवा से उड़े, नदियों में बहे, तो धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी पर ही, यहीं पर देखो, जैविक कारक भी रहते हैं और अजैविक कारक भी रहते हैं, मतलब सजीव भी रहते हैं और निर्जीव भी रहते हैं इसी मिट्टी पर। अब बात करते हैं मिट्टी के प्रकार। तो मिट्टी के प्रकार दोस्तों कौन कौन है? 6 प्रकार ध्यान रखना है। नंबर 1, मरुस्थलीय मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, वन मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी। अब देखो, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं जलोढ़ मिट्टी को। अब जल के ओढ़ने से बनी मिट्टी, अर्थात उत्तरी मैदान जो नदियों द्वारा बनाए गए हैं, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां जब अपने साथ में बहुत सारा मलबा लेके चलती हैं, मलबा कहीं इकट्ठा कर देती हैं, तो वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस मिट्टी में चावल है, गन्ना है, गेहूँ है, ऐसी फसलें बहुत अच्छे से होती हैं। अब बात करते हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी का रंग काला होता है, इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। गुजरात जैसे क्षेत्रों में खूब पाई जाती है। इसमें कपास की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है। इसमें पोटास है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, आयरन है, चूना है, ये चीज़ें पाई जाती हैं। साथ साथ में ये मिट्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। अब बात करते हैं लाल व पीली मिट्टी की। तो लाल व पीली मिट्टी में दोस्तों आयरन पाया जाता है। लोहा पाए जाने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल व पीला होता है, राइट। इसमें ह्यूमस की कमी होती है, अर्थात नमी की कमी होती है। पश्चिमी घाट जो भारत के हैं, यहाँ पर ये मिट्टी खूब पाई जाती है। साथ साथ दक्कन के पठार में भी मिट्टी पाई जाती है और लाल मिट्टी उड़ीसा में भी पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है, राइट। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की। मरुस्थलीय मतलब रेतीली, जैसे कि बालू है, ऐसी जो रेत टाइप की मिट्टी होती है उसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। रेतीली प्लस लवड़ी है, यह मतलब रेतीली मिट्टी होती है और इसमें लवड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी वाष्पन दर बहुत ज़्यादा होती है। वाष्पन दर का मतलब है इसमें पानी बहुत तेज़ी से उड़ने लगता है। साथ साथ इसकी नमी बहुत कम होती है इस मिट्टी में, मरुस्थलीय मिट्टी में। अब बात करते हैं वन मृदा की। वन मृदा आप याद रखो, पर्वतीय क्षेत्रों और वर्षा वन, जो वर्षा वन है यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, वन मृदा, राइट। पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती है। इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ये वन, यहाँ पर ज़्यादातर जंगल पाए जाते हैं और यहाँ चाय की भी खेती की जाती है, राइट। लैटराइट मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है और साथ साथ में यहाँ पर क्या होता है, उच्च ताप और अधिक वर्षा,
उच्च ताप और अधिक वर्षा से इस मिट्टी का निर्माण हुआ, इसलिए यहाँ पर ह्यूमस की क्या हो जाती, कमी हो जाती। ये मिट्टी काजू की फसल के लिए और चाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटेराइट मिट्टी। ध्यान रखना दोस्तों लैटेराइट मिट्टी के बारे में। अब चलते हैं आगे। अब इस चैप्टर में बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, भूमि जैसे क्या है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, राइट। अब मिट्टी क्या नहीं है, मिट्टी जो है वो सीमेंट, सीमेंट क्या नहीं है, सीमेंट मिट्टी नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखना, सीमेंट मिट्टी नहीं है। अब इस भूमि के पर इन चीज़ों को, संसाधन को बचाने के लिए 1992 में एक ब्राज़ील में एक जगह पड़ती है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर काफ़ी देशों ने आपस में मिलकर क्या बनाया, एक एजेंडा बनाया, इसे कहा गया एजेंडा 21। इस एजेंडा 21 में सतत पोषणीय विकास पर चर्चा की गई। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसमें ये कहा गया कि हम अपना विकास करें, लेकिन जो संसाधन है वो आने वाली पीढ़ी के लिए बचे भी रहने चाहिए। अगर बचे नहीं रहेंगे तो ये सतत पोषणीय विकास नहीं होगा और फिर कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, राइट। अगला दोस्तों याद रखना, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, अधिक सिंचाई होती है। सोपानी खेती उत्तराखंड में होती है। सोपानी खेती का मतलब होता है जहाँ ढालदार ज़मीनें होती हैं उनको सीढ़ीदार बना लिया जाता है, राइट। सीढ़ीदार बना के खेती की जाती है। तो ढाल वाली भूमि पर जो खेती की जाती है उसे सोपानी खेती कहते हैं। ये कहाँ होती है, ज़्यादातर उत्तराखंड में होती है। अब चलते हैं अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन, और सबसे पहला प्रश्न भी है, जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता क्या है इसे समझते हैं। देखो सबसे पहले ये समझो कि जो जीव मंडल है यहाँ पर एक जात तो रहती नहीं है, अनेक प्रजातियाँ रहती हैं, और किसी भी जगह पर अगर अनेक तरीके की चीज़ें पाई जा रही हैं तो वही तो जैव विविधता है। यानी इन अनेक प्रजातियों से ही बनती है क्या, जैव विविधता। जैव विविधता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो व्यक्ति को दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसके पास जाएगा, जानवर के पास जाएगा, राइट। उसे खाना भी चाहिए तो पेड़ पौधों के पास जाएगा। तो अगर जैव विविधता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं मानव का जीवन पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। देखो दोस्तों, जीव जो है, जीव में जैसे मानव है, मानव का जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो रोटी के लिए उसे क्या करनी पड़ेगी, खेती, जैसे चावल है, गेहूँ है, मक्का है, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को उगाना पड़ेगा, राइट। इसके लिए क्या चाहिए हमें, ये तो अलग अलग प्रकार की देखो विविधता ही है ना, क्योंकि चावल भी तो एक प्रकार का अनाज है, गेहूँ भी अनाज है, मक्का भी अनाज है, तो ये हैं तो अलग अलग, तो ये सब अलग वैरायटी है, तो जैव विविधता है। अब यहीं पर देखो, ये समझो कि कपड़ा अगर उसे चाहिए तो उसे लिए भेड़ पालनी पड़ेगी, रेशम के कीट चाहिए, कपास चाहिए, राइट, ऐसी चीज़ें चाहिए, तो ये भी क्या हो गए, ये भी तो विविधता है। अब मकान, मकान बनाने के लिए उसे मिट्टी, लोहा, ऐसे ही मोरंग, सीमेंट, ये सब चीज़ें चाहिए, अलग अलग प्रकार की चीज़ें चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं जैव विविधता से ही मानव जीवन संभव है। जब तक जैव विविधता नहीं होगी मानव जीवन संभव ही नहीं होगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो वनों का वर्गीकरण, वन दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वे वन होते हैं जो देश के आधे वन जो हैं, हमारे देश के जो आधे वन हैं, यानी पूरे देश में जितने भी वन हैं उनका जो आधा भाग है वो आरक्षित वन है। आरक्षित वन जो होते हैं वो वन्य जीव के लिए संरक्षण प्रदान करते हैं, वन्य जीव के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यानी वन्य जीव, वन में पाए जाने वाले जीव अर्थात वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करते हैं। फिर बात करते हैं रक्षित वन की। तो देश के कुल, यानी देश में जितने भी वन हैं उसका 1/3 वन जो है वो रक्षित वन है। रक्षित वन मेनली किस काम के लिए हैं, इनकी हम बहुत ज़्यादा सुरक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वन घटते जा रहे हैं, क्योंकि टोटल वन का 1/3% वन बचे हैं। इसलिए ऐसे वन जिनकी हम सुरक्षा कर रहे हैं, और जो देश में कुल वनों का 1/3 बचे हैं उन्हें हम रक्षित वन कहते हैं। अवर्गीकृत वन क्या होते हैं, आरक्षित और रक्षित वनों के अतिरिक्त जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। इन अवर्गीकृत वनों पर सरकार, समुदाय और व्यक्ति, इन तीनों का स्वामित्व हो सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन दोस्तों पेड़ को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था। एक व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी पत्नी ने इन्हें सजेस्ट किया था। 2004 की बात है। हिमालय क्षेत्र के लोग
जो थे वो पेड़ों की कटाई से बहुत परेशान थे। तो लोगों ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए वहाँ की जो महिलाएं थीं वो लोग पेड़ों से चिपकने लगी थीं। जब भी कोई पेड़ काटने जाता वो पेड़ों से चिपक जाती। जब पेड़ों से चिपक जाती तो कोई काट ही नहीं पा रहा था। तो इसी आंदोलन को नाम दे दिया गया चिपको आंदोलन। तो क्या लिखोगे? 2004 में सुंदर लाल बहुगुणा को उनकी पत्नी द्वारा सुझाए गए एक सुझाव में बताया कि हिमालय क्षेत्र में जो लोग पेड़ों की कटाई से बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया और वही महिलाएं आके पेड़ों में चिपकने लगीं जब कोई पेड़ काटने आया। इसी को आगे चल के चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। वनों की हानि से क्या आशय है और वनों की हानि से उत्पन्न होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो देखो दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो। कोई भी व्यक्ति है, राइट, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए वनों को अगर काटता है तो बहुत सारी चीज़ों का लॉस होता है। जैसे कि ऑक्सीजन घटती है, जो ऑक्सीजन लेवल है वो घटता है, मृदा अपरदन होने लगती है, राइट, वर्षा कम होती है और तापमान बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारे हमें नुकसान होते हैं किसके कटने से? वनों की हानि से। तो वन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वन है तभी हम लोग जिंदा हैं, यानी वन से ही जीवन चल रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। तो देखो, वन में रहने वाले जीव अर्थात वन्य जीव, संरक्षण का मतलब हम उन्हें सुरक्षा प्रदान करें क्योंकि वो खतरे में हैं। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, तो संकटग्रस्त प्रजातियों को पहले हमें पहचानना है, फिर उन्हें हमें संरक्षण देना पड़ेगा, फिर प्राकृतिक आवास बनाने पड़ेंगे और उन प्राकृतिक आवासों में वन्य जीवों को संरक्षित करना पड़ेगा। उद्यानों और अभयारण्यों का निर्माण करेंगे तो इनमें जो वन्य जीव हैं वो रहेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। शिकारियों से हमें वन्य जीवों की क्या करनी पड़ेगी? रक्षा करनी पड़ेगी। यदि हम ऐसा करते हैं तभी ये वन्य जीव सुरक्षित रह पाएंगे और भारत में वन्य जीव संरक्षण इसी तरह से आगे बढ़ पाएगा। अब आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। क्या लिखा है? वन और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। राइट, तो कैसे लिखोगे? लिखोगे जीव को जीवित रहने के लिए वायु चाहिए, जल चाहिए, मृदा चाहिए। राइट, अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं? इन तीनों चीज़ों में ये तीनों चीज़ें किस पर निर्भर हैं? वन एवं वन्य जीव के संरक्षण करके ही हम हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर पेड़ कट जाएंगे तो भैया पेड़ कट जाएंगे तो हमें वायु भी अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की क्वालिटी नहीं होगी, और साथ साथ में हमें जल भी नहीं सही से मिल पाएगा क्योंकि वर्षा कम होगी। साथ साथ हमारे मृदा का अपरदन होने लगेगा। यानी अगर हमने वन और वन्य जीव का संरक्षण नहीं किया तो अगर हमने पेड़ों को बहुत काटा तो मृदा अपरदन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर पेड़ लगाए, यानी पेड़ हमने बहुत ज़्यादा लगाए, तो मृदा अपरदन क्या होगा? घट जाएगा। और जिससे क्या होगी? वर्षा बढ़ेगी और विविधता भी बढ़ेगी। मानव का जीवन क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा, क्योंकि मानव के जीवन को क्या चाहिए? विविधता, डाइवर्सिटी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? किसान आज भी पारंपरिक खेती कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जल में क्या आ जाए? विविधता आ जाए, पानी में विविधता आ जाए, तो जल में हमें क्या करना चाहिए? मछली पालन करना चाहिए। मछली पालन करने से जल में क्या आएगी? विविधता आएगी और विविधता से ही हमारा जीवन सरल और सुगम हो सकता है। अब देखो, सन 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसमें क्या हुआ? इसमें जो संकटग्रस्त जातियां थीं, राइट, उनको शिकार करने पर क्या लगा दिया गया? पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई। यानी जो संकटग्रस्त जातियां थी, संकटग्रस्त जातियां वे होती हैं जो संख्या में धीरे धीरे कम हो गई हों। जैसे बाघ है, एक सींग वाला गेंडा है, कश्मीरी हिरण है, राइट, एशियाई शेर है, घड़ियाल है। ये सब वो वन्य जीव हैं जो बिल्कुल मतलब कगार पर हैं, विलुप्त हो जाएंगे अगर सही से ध्यान नहीं दिया गया। तो इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार क्या बनाती हैं? पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान बनाती हैं ताकि इन जीवों को वहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जा सके, इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। तो इन्हीं सब बातों को जोड़ के आप एक बहुत ही बेहतरीन निबंध अपने शब्दों में लिखिए। लिख भी सकते हैं आप आराम से। अब पहुँचते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 है जल संसाधन। तो इससे प्रश्न क्या आएगा? जैसे जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण बताइए। तो जैसे हमारे पास जल तो भूमिगत जल भी है लेकिन इसकी कमी है, सागरीय जल है बहुत ज़्यादा है, खारा है। अब हमारे पास है तो मामला, लेकिन वो हमारी
क्या है, उपलब्धता के लिए तो नहीं है। सागरीय जल है तो क्या पीने थोड़ा लगेगा सागरीय जल, क्योंकि सागरीय जल तो खा रहा है। यानी चीज़ें हैं लेकिन उपयोगी नहीं है, इसे ही क्या कहते हैं, दुर्लभता कहते हैं। अब जल के साथ ऐसा है तो इसे जल दुर्लभता कहेंगे। तो क्या लिख दोगे, लिखोगे कि जल भूमिगत जल की कमी तथा सागरीय जल बहुत ज़्यादा है लेकिन ये पीने लायक नहीं है, इसे ही जल दुर्लभता कहते हैं। इसके कारण क्या है कि देखो, बढ़ती जनसंख्या है तो बढ़ती जनसंख्या साथ साथ में अशिक्षित लोग हैं, तो ज़्यादातर लोग जब अशिक्षित होते हैं तो वो जल का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। भूमिगत जल को मार अंधाधुंध बहाते हैं, कहीं समर चला दिया तो पानी बह रहा है, कहीं कुछ कर दिया तो पानी बह रहा है। राइट, सिंचाई में हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नदियों के जल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन लोग भूमिगत जल का प्रयोग कर रहे हैं। जल का क्या है, असमान वितरण है। असमान वितरण का मतलब है पर्वतीय क्षेत्रों में पानी बहुत कम मिल पाता है और वहीं समतल क्षेत्र में पानी ज़्यादा मिल जाता है तो लोग उसका दुरुपयोग कर लेते हैं, निजी कुएं बनाकर और नलकूप बनाकर। राइट, अब निजी कुएं बना लोगे तो कुछ लोगों को पानी मिल पाएगा ना, बाकी लोग क्या करेंगे। और औद्योगिकरण में हम इतना अंधाधुंध पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से भूमिगत जल धीरे धीरे घटता जा रहा है। जैसे मान लो कहीं पेप्सी फैक्ट्री लग गई गाँव के पड़ोस में, तो उस गाँव में तो वाटर लेवल ही बहुत कम हो जाएगा, तो पानी मतलब होगा तो पानी, लेकिन पानी की कमी तो हो गई, तो जल दुर्लभता हो गई, इसी को जल दुर्लभता कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में पूछा भी जाता है। तो देखो दोस्तों, वर्षा के जल को एकत्र करना, राइट, और उससे उत्पादक कार्य में लगा लेना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अब देखो, नदी के जल को हम कहाँ प्रयोग करते हैं, सिंचाई में प्रयोग करते हैं। अब अगर बारिश हो रही है, अगर वो पानी बह गया तो बह गया, बेकार हो जाएगा। मतलब अब देखो, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में इस पानी को छत पर इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर इसको क्या किया जाता है, धीरे धीरे प्यूरीफाई किया जाता है, मतलब पीने योग्य बनाया जाता है। तो ये भी एक जल संग्रहण की अच्छी टेक्निक है। अगर हम तालाब खुदवा लेते हैं तो तालाबों में अगर पानी भर जाएगा तो वो भी हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा। राइट, ऐसे ही क्या होता है, भूमिगत टाका का मतलब है पहले जैसे छत पे पानी भर लिया, फिर वो धीरे धीरे हमने भूमि में एक गड्ढा कर लिया, वो पानी भूमि में आएगा। राइट, इसके ऊपरी सिरे से यहाँ पर एक पाइप जोड़ दिया जाता है, तो मिट्टी इट्टी जो होती है वो नीचे सतह में चली जाती है और पानी साफ सुथरा भूमिगत टाका यानी जो बनाया गया है, हौज बनाया गया है, उस हौज में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार हम जल को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। क्या क्या बनाकर, एक तो छत पे इकट्ठा करके, तालाब बनाकर, राइट, भूमिगत टाँका बनाकर और हौज बनाकर हम जल का संग्रहण कर सकते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए सबसे ज़्यादा बारिश मानसीराम मेघालय में होती है। अब बात करते हैं कि दामोदर जो है, दामोदर नदी पर बनाई गई है कौन सी नदी घाटी परियोजना। तो प्रश्न पूछा जाता है कि नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, दामोदर नदी पर। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में। और सलाल बांध चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सा, सलाल बांध कहाँ है, चिनाब नदी पर स्थित है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो दोस्तों, इतनी चीज़ें आप कंप्लीट कर लो, आपके 3 चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होते हैं और यहाँ से आपको इससे बाहर कोई प्रश्न मिलेगा ही नहीं। मैंने बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से इन सब चीज़ों को लिख दिया है। अगले वीडियो में अगली बात के साथ, अगले लेक्चर के साथ जल्द मिलते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइए अब आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। जय हिंद।